हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव तिवारी और आपका स्वागत करता हूं इंट्रिंसिक टीचर में। आज का हमारा सेशन होने वाला है बहुत खास और आज हम बात करने जा रहे हैं मैटर वेव्स के बारे में। डी ब्रागली वेवलेंथ क्या होती है, मैटर वेव्स क्या होती हैं, डी ब्रागली वेव्स क्या होती हैं, आज इस सब के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। दोस्तों, मानव बहुत ही क्यूरियस रहा है। आदि मानव काल से लेकर आज तक आदमी जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा क्यूरियस रहा है, जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा जानने की कोशिश की है, वह है लाइट। लाइट क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं या किससे मिलकर बनी है, यह मानव के लिए हमेशा से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा है। लाइट की प्रॉपर्टीज़ धीरे धीरे करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ खोजी गई। उन्हीं में से कुछ प्रॉपर्टीज़ थी रेक्टिलिनियर मोशन। लाइट हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है, रेक्टिलिनियर मोशन करती है, रेक्टिलिनियर मोशन करती है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्शन। किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पर अगर लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है इम्पोर्टेंट वो है रिफ्रैक्शन। अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जाती है तो रिफ्रैक्ट होती है, उसकी वेलोसिटी डेंसर मीडियम में कम होती है और रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे पहले आए वो थे न्यूटन साहब। कौन थे सबसे पहले आए? न्यूटन। न्यूटन ने बहुत हद तक इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी जिसको कहा जाता है कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी ल्यूमिनस बॉडी बहुत ही छोटे छोटे और इलास्टिक पार्टिकल्स को कंटिन्यूसली इमिट करती है, इसीलिए इसका नाम है कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रेक्टिलिनियर मोशन को एक्सप्लेन कर दिया न्यूटन ने, रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर दिया और रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया। परंतु इस थ्योरी से जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट ये मिला कि लाइट की वेलोसिटी डेंसर मीडियम जैसे कि ग्लास है आपका, वाटर है, इन सब में लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, हायर वेलोसिटी होगी। और रेयरर मीडियम जैसे आपका एयर है, वैक्यूम हो गया, इन सब में क्या होगी? लेसर होगी। ये रिजल्ट मिला कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी से। और ये रिजल्ट एक्सपेरिमेंट के बिल्कुल विपरीत था, बिल्कुल अपोजिट था। हमारा एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि लाइट रेयरर मीडियम में हायर वेलोसिटी रखेगी और डेंसर मीडियम में लोअर वेलोसिटी रखेगी। लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट मिला कि डेंसर में हायर वेलोसिटी होगी लाइट की और रेयरर मीडियम में लेस वेलोसिटी होगी। इसलिए इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, इसलिए इस थ्योरी को डिस्कार्ड करके छोड़ दिया गया। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी आई वो थी हाइगेंस साहब। हाइगेंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी दी कि लाइट क्या है, लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इन्होंने बताया कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्या है? लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और इस एजम्पशन के आधार पे इन्होंने एक हाइपोथेटिकल मीडियम लिया जिसका नाम था ईथर। इन्होंने कहा ये लॉन्गिट्यूडनल वेव एक मीडियम में, ईथर जिसका नाम है, उसी में प्रोपेगेट करती है। और इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। इन्होंने रेक्टिलिनियर मोशन एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर दिया। और इसी थ्योरी पर 1800 ईस्वी में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था थॉमस एंग। क्या नाम था उनका? थॉमस एंग। इन्होंने इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर दिया। एक फिनोमेना होती है इंटरफेरेंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें ये दिखाया गया है कि जब दो लाइट सोर्स ऐड होते हैं तब डार्कनेस भी प्रोड्यूस हो सकती है। लाइट सोर्स ऐड होकर जो है लाइट तो देंगे ही, डार्कनेस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस फिनोमेना को भी एक्सप्लेन कर दिया गया किसकी थ्योरी के आधार पर? हाइगेंस की वेव थ्योरी के आधार पर। इसलिए हाइगेंस का जो वेव मॉडल था वो बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल हो गया।
तो यहाँ पर हमने देखा कि लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले न्यूटन आए। न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी जो कि बाद में फेल हो गई, क्योंकि उससे हमें रिजल्ट मिला कि डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी हायर होगी और रेयर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होगी, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद 1687 में हाइगन्स साहब आए। उन्होंने दिया थ्योरी लॉन्गिट्यूडिनल वेव की जो कि ईथर मीडियम में चलती है, और इसी थ्योरी के आधार पर रिफ्रैक्शन और रेक्टिलिनियर मोशन एक्सप्लेन किए गए। साथ ही साथ क्या एक्सप्लेन कर दिया गया? इंटरफेरेंस। लेकिन पोलराइजेशन को इस थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। पोलराइजेशन एक फिनोमिना होती है जिसको एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी हाइगन्स की फेल हो गई। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फ्रेस्नेल एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेस्नेल ने मॉडिफिकेशन किया हाइगन्स की थ्योरी में, और कहा हाइगन्स ने सब कुछ तो सही सपोज किया है, सही हाइपोथेसिस दी है, लेकिन उन्होंने लाइट को जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव माना है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव ना होकर एक ट्रांसवर्स वेव है। इसका नेचर क्या है? ट्रांसवर्स है। तो उन्होंने बताया कि लाइट क्या है? एक ट्रांसवर्स वेव है जो कि हाइपोथेटिकल मीडियम में चलती है। और इस एजम्पशन के बाद पोलराइजेशन को भी इस थ्योरी ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह से हाइगन्स की जो थ्योरी थी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। जब तक वो जिंदा थे तब तक उन्होंने काफ़ी सारी फिनोमिना को एक्सप्लेन किया, और उनके बाद भी जो साइंटिस्ट थे जैसे थॉमस यंग और फ्रेस्नेल, उन्होंने उसे मॉडिफिकेशन करके इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन जैसी फिनोमिना को एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद क्या हुआ? एक साइंटिस्ट का उदय होता है जिनका नाम है मैक्सवेल। 1865 में आते हैं मैक्सवेल साहब, और इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया। मैक्सवेल साहब आते हैं और मैक्सवेल साहब ने बताया कि एक अलग टाइप की वेव होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस वेव की प्रॉपर्टी है कि यह वेव वैक्यूम में इस तरह से चलती है कि इसकी वेलोसिटी वैक्यूम में v बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशन से बनी होती है। इसके प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन इन्होंने ये देखा कि लाइट की वेलोसिटी भी एग्जैक्ट इतनी ही है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि लाइट कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो मैक्सवेल ने हमारे नॉलेज को लाइट के बारे में और ज़्यादा इंक्रीज़ किया और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया। इन्होंने कहा लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट हैज़ ट्रांसवर्स नेचर, और इसका नेचर क्या है? ट्रांसवर्स है। तो इस तरह से लाइट के बारे में दो बातें क्लियर हो गई कि लाइट के प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ये वैक्यूम में भी चल सकती है, और लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है वैक्यूम में। और तीसरी बात कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसका नेचर ट्रांसवर्स है। अब मैक्सवेल, हाइगन्स, इन दोनों की जो थ्योरी मिक्सअप होकर बहुत सारे एप्लीकेशंस किए गए। जो फिनोमिना थी डिफ्रैक्शन की, बीट्स की, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन तो पहले ही एक्सप्लेन हो चुका था। ये सारी फिनोमेना जो है इस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दिए गए। पर 1901 में प्लांक नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? प्लांक नामक एक साइंटिस्ट थे। वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो ब्लैक बॉडी है उससे जो रेडिएशन इमिट हो रहा है, ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट हो रहा है, उससे जो एनर्जी इमिट हो रही है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिस्क्रीट है, वो एनर्जी पैकेट्स के रूप में है, और इन एनर्जी पैकेट्स को इन्होंने नाम दिया क्वांटा। क्या नाम दिया? क्वांटा। और उन्होंने बताया कि जो क्वांटा की एनर्जी होती है वो E = होती है h न्यू,
जहाँ पर न्यू क्या है, उस क्वांटा की फ्रीक्वेंसी है, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। तो जो भी रेडिएशन इमिट कर रही ब्लैक बॉडी वो या तो एच न्यू होगा या 2h न्यू होगा या 3h न्यू होगा, मतलब एन एच न्यू ही होगा, जहाँ पर एन एक इंटीग्रल नंबर है, वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, वो कंटिन्यूस नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट था। अब इसी रिजल्ट के 4 साल बाद 1905 में 1905 में एक शॉकिंग एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सामने आया जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम था उसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अर्थात किसी मेटल पर जब लाइट पड़ रही हो तो उससे इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन इमिशन होने से हमें करंट मिल रही थी। इसी को नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने भी रिजल्ट थे, किसी भी रिजल्ट को वेव मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, किसी भी रिजल्ट को लाइट की वेव थ्योरी एक्सप्लेन करने में सफल नहीं हो पाई। पूरी तरह से लाइट की थ्योरी, जो वेव थ्योरी थी, वो कोलैप्स हो गई। अब एक नए साइंटिस्ट आते हैं जो कि ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट माने जाते हैं, जिनका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन ने प्लांक हाइपोथेसिस का सहारा लिया और उन्होंने कहा लाइट का नेचर वेव नहीं है, लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर का है। उन्होंने कहा लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिनको उन्होंने कहा फोटान। क्या कहा उनको? फोटान। बेसिकली इसी क्वांटा को उन्होंने नया नाम दे दिया और उसको कहा उन्होंने फोटान। उन्होंने कहा फोटान का रेस्ट मास 0 होता है। रेस्ट मास कितना होता है? 0 होता है। और फोटान लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। फोटान की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड होती है। और इन्हीं फोटान से लाइट कंपोज्ड है, अर्थात लाइट का पार्टिकल नेचर है। और इसी हाइपोथेसिस को लेकर उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे रिजल्ट 1 बाय 1 सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उसके बाद तो फिर आइंस्टीन को बहुत ही सम्मान मिला साइंटिस्ट कम्युनिटी में, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला इस एक्सप्लेनेशन के लिए। और उसी के 10-15 साल बाद एक इफेक्ट और खोजा गया जिसका नाम था कॉम्पटन इफेक्ट। उसमें क्या हुआ? उसमें देखा गया जब लाइट फोटान को किसी इलेक्ट्रॉन से इलास्टिक कोलिजन कराते हैं तो वो ग्रेटर वेवलेंथ से स्कैटर होता है। इसी को नाम दिया गया कॉम्पटन इफेक्ट। क्या नाम दिया गया? कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करने के लिए वेव थ्योरी एकदम से असफल हो गई, एकदम फेल्योर हो गया वेव थ्योरी का। फिर से पार्टिकल नेचर का सहारा लेना पड़ा कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल लाइक है, पार्टिकल नेचर की है लाइट। अब साइंटिस्ट कम्युनिटी में ये बात एकदम प्रूव हो गई कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट हैं, ये दोनों इस बात के एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरीज हैं कि वेव हैज़ पार्टिकल प्रॉपर्टीज़। भाई लाइट आपकी वेल नोन वेव थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, उसके ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन इन दोनों इफेक्ट ने प्रूव कर दिया कि लाइट वेव हैज़ पार्टिकल प्रॉपर्टीज़। बस इसी एक थॉट ने एक यंग साइंटिस्ट था जिसका नाम था लुइस डी ब्रागली, उसके मन में एक भूचाल पैदा किया। उसने सोचा कि हमारी नेचर सिमेट्रिकल है, यहाँ पर हाइट है तो डेप्थ भी है, कोई बुरा व्यक्ति है तो उसमें अच्छाई छुपी है, कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसमें बुराई छुपी हुई है। तो हमारी नेचर जब परफेक्टली सिमेट्रिकल है और वेव में पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जा रही हैं, तो ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि पार्टिकल हैज़ वेव प्रॉपर्टीज़। तो डी ब्रागली ने हाइपोथेसिस दे दी। डी ब्रागली ने एक फेमस हाइपोथेसिस दी। उनके अनुसार ए मूविंग बॉडी हैज़ एन इंट्रिंसिक वेव नेचर, इंट्रिंसिक वेव नेचर, it behaves
in certain ways that it has a wave nature, and this wave is known as matter wave or डी ब्रॉगली, उन्हीं के नाम पर रख दिया गया डी ब्रॉगली वेव। अर्थात कोई भी मूविंग पार्टिकल है, मूविंग बॉडी है, तो उससे एसोसिएटेड एक वेव नेचर होता है, उससे एसोसिएटेड एक वेव होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेव बोलते हैं। एंड द वेवलेंथ इज गिवन बाई, एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाई, डी ब्रॉगली wavelength is given by lambda equal to h by p। देखिए यहाँ पर ध्यान से, लैम्डा क्या है, लैम्डा है वेव की प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है, वेव प्रॉपर्टी है, और p मोमेंटम क्या है, पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास एक रिलेशन मिल गया जो कि वेव प्रॉपर्टी और पार्टिकल प्रॉपर्टी को जोड़ रहा है, वेव प्रॉपर्टी और पार्टिकल प्रॉपर्टी में रिश्ता बता रहा है। और एच यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, एच की वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻34 SI यूनिट। ठीक, तो इस तरह से डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दी कि जिस तरह वेव में पार्टिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उसी तरह से हर मूविंग बॉडी में, हर मूविंग पार्टिकल में वेव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, वेव प्रॉपर्टी होती है। इसको उन्होंने प्रूव करने के लिए फोटान का सहारा लिया। इन्होंने कहा फोटान की जो एनर्जी होती है मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग वो होती है E = h²। एनर्जी ऑफ फोटान क्या होती है मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग, E = h², जहाँ पर न्यू क्या है, फोटान की फ्रीक्वेंसी है, और h है प्लैंक कांस्टेंट। और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो फोटान है उसकी एनर्जी होती है P × c। आइंस्टीन ने जो है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स दी थी, रिलेटिविटी खोज उन्होंने की थी, तो उन्होंने बताया था अगर फोटान का मोमेंटम p है और फोटान की वेलोसिटी c होती है, लाइट की वेलोसिटी चलते हैं, तो उसकी एनर्जी Pc होगी। बस इन्हीं दोनों इक्वेशंस को उन्होंने इक्वेट कर दिया। उन्होंने कहा Pc = h²। तो यहाँ से हो जाएगा P = h²/c। अब ν/c को हम क्या लिख सकते हैं, c बराबर होता है न्यू लैम्डा, तो यहाँ से ν/c हो जाएगा, ν/c हो जाएगा 1/λ। अब ये वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, h/λ, और यहाँ से हो जाएगा λ = h/p। ये इक्वेशन उन्होंने फोटान के लिए ड्राइव किया था। किसके लिए ड्राइव किया था, फोटान के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये इक्वेशन सिर्फ फोटान के लिए ही नहीं, हर पार्टिकल के लिए वैलिड है, चाहे वो बहुत टीनी पार्टिकल हो, चाहे बहुत ही मैसिव पार्टिकल हो, चाहे हम हो, आप हो, बस हो, ट्रेन हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट बॉल हो, सब के लिए इक्वेशन वैलिड है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए वैलिड है, और साथ ही साथ रेस्ट मास 0 फोटान के लिए भी ये वैलिड है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट रिलेशन उन्होंने ढूंढा था, इसी से आप किसी भी पार्टिकल की, मूविंग पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए रिजल्ट आ गया λ = h/p, λ = h/p। अब लोगों ने आर्ग्यू किया, साइंटिस्ट ने आर्ग्यू किया कि जो λ = h/p है, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अगर ट्रू है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ को देख क्यों नहीं पाते। मान लीजिए 1 kg का एक बॉल है, ठीक है, ये जो है बहुत ही स्पीड से जा रहा है, 3600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। इतनी स्पीड होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान ले रहे हैं। तो इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, तो λ = हो जाएगा h/p। p क्या हो जाएगा, m × b, m है 1 और b क्या है 1 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 6.63 × 10⁻34 मीटर। इस ऑर्डर की डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी अगर कोई 1 kg का बॉल
3600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा हो, इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो इतनी छोटी वेवलेंथ, और इसकी डायमेंशन क्या 1 kg, बाल की डायमेंशन लगभग इतनी तो होगी ही। तो बाल की डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा है इस वेवलेंथ के तुलना में, इसीलिए हम डी ब्रागली वेवलेंथ को देख नहीं पाते हैं जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा बड़ी है उनके लिए। जैसे हम आप अपनी डी ब्रागली वेवलेंथ क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारी डायमेंशन हमारी डी ब्रागली वेवलेंथ की डायमेंशन की तुलना में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम एटॉमिक लेवल पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन केस में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डायमेंशन है वो डी ब्रागली वेवलेंथ के आर्डर की है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की डी ब्रागली वेवलेंथ को देख सकते हैं। तो साइंटिस्ट इस होप में, जो साइंटिस्ट थे उनके पास ये होप थी कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इनकी डी ब्रागली वेवलेंथ जो है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी होप में लोग लगे रहे और इस हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस आई थी डी ब्रागली वाली 1924 में। इसी हाइपोथेसिस के 3 साल बाद 1927 में 1927 में डेविसन और जर्मर दो साइंटिस्ट थे। डेविसन जर्मर ने प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली कि हाँ इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है। तो इस तरह से ये वेल डिफाइंड जो आपकी हाइपोथेसिस थी, अब उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी आ गया। और इस हाइपोथेसिस ने एक और बढ़िया काम किया। 1913 में आया था आपका बोर मॉडल। 1913 में क्या आया था आपका बोर मॉडल, जिसके लिए बोर को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो उसमें बहुत सारे एजम्पशंस थे, पास्टुलेट थे। उसी के एक पास्टुलेट था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो घूमता है, रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्टेबल ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π हो, मतलब H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का स्टेबल ऑर्बिट्स में, वो H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इस एजम्पशन का कोई जस्टिफिकेशन नहीं था हमारे पास, लेकिन डी ब्रागली ने इसका जस्टिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो एटॉमिक पार्टिकल्स है, उसकी जो डी ब्रागली वेवलेंथ होगी वो इलेक्ट्रॉन के डायमेंशंस के कंपेरेबल है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करेगा, और वेव नेचर अगर शो करेगा इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्टेबल ऑर्बिट्स में घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्टेबल ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिन स्टेबल ऑर्बिट्स की जो सरकमफेरेंस है, इनकी जो सरकमफेरेंस है 2πr, ये 2πr जो है पूरी वेवलेंथ को अपने अंदर समाहित करे, मतलब 2πr n लैम्डा के बराबर हो। 2πr किसके बराबर हो, n लैम्डा के, जहाँ पर लैम्डा क्या है, डी ब्रागली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की। जो डी ब्रागली वेवलेंथ है उसका इंटीग्रल मल्टीपल जो है इस पूरे सरकमफेरेंस के जब पूरी तरह बराबर हो जाए, उसमें फिट हो जाए, तभी वो स्टेबल ऑर्बिट्स होंगी। और इसी का यूज़ करके इन्होंने कहा n और लैम्डा की वैल्यू क्या है, H/p बराबर 2πr। अब 2π को इधर लाएँ तो क्या हो जाएगा, r/p = NH/2π। अब rp को हम क्या लिख सकते हैं, rp sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। rp को हम क्या लिख सकते हैं, rp sin 90 बराबर NH/2π। अब यहाँ पे r क्या है, r आपका रेडियस वेक्टर है और p आपका मोमेंटम है, इनके बीच जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो rp sin 90 क्या हो गया, ये हो गया L एंगुलर मोमेंटम = NH/2π। इस तरह से डी ब्रागली ने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर मान करके अपनी हाइपोथेसिस से प्रूव कर दिया कि जो बोर का पास्टुलेट था, जो बोर का एजम्पशन था, उसका जस्टिफिकेशन है। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी डी ब्रागली हाइपोथेसिस के लिए। तो ये कामयाबी मिल गई इधर थ्योरेटिकल पोर्शन में, और डेविसन जर्मर ने 1927 में दिखा दिया कि हाँ एक्सपेरिमेंटली होता है। ये एक्सपेरिमेंटल जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल से। तो इन दोनों कामयाबियों ने बताया कि जो इनकी हाइपोथेसिस थी वो सही है, और फिर इनकी हाइपोथेसिस के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। और यही हाइपोथेसिस आगे चलकर क्वांटम मैकेनिक्स की बनी।